गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग हमारा जो पहला चैप्टर है वितान, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग लेसन का नाम है और मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित यह पाठ है। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में समर्थ थी, पर यशोधर बाबू असफल रहे, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसा कारण है कि यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ एडजस्ट कर लेती है, समायोजित हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं कर पाते? तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात, जो यशोधर बाबू की पत्नी रहती है उनकी विचारधारा आधुनिकता से ओतप्रोत रहती है, और यही जो यशोधर बाबू रहते हैं वो पुराने रीति रिवाजों को, पुरानी संस्कृतियों को, जीवन मूल्यों को अपने दिल से लगाए बैठे रहते हैं और किसी भी कीमत पे उसको हटा निकालना उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो एक कारण ये है। और दूसरा कारण यह है कि जो यशोधर बाबू की पत्नी रहती हैं, उनका जो मायका रहता है या पहले का जीवन जो था बहुत धनाढ्यपूर्ण जीवन रहता है। उन्होंने अपने जीवन में कोई अभाव नहीं देखा था, तो उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था। तो और जो यशोधर बाबू, इनका जीवन अभाव के साथ था, तो उन्होंने बहुत संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े थे। तो इसलिए वो उन पुरानी जो रिवाज हैं या जो कृपणता है, उन सब पैसे के महत्व, इस सब चीज़ों को वो बहुत महत्व देते थे। तो इसलिए वो आधुनिकता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो सोचते हैं, वहीं उनके बेटे, उनके परिवार वाले आराम से पैसे उड़ाते हैं। तो इसलिए वह ये दो पीढ़ियों का अंतराल सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण वो नहीं कर पाते। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो यशोधर बाबू की पत्नी रहती हैं, वह जो शादी होकर आती है तो वो पहले संयुक्त परिवार में रहती हैं। तो संयुक्त परिवार में रहने के कारण बहुत सी ऐसी अनेक इच्छाएं उनकी रहती हैं जिनको उनको दबाना पड़ता है। संयुक्त परिवार में होने के कारण और भी बहुत से लोग होते हैं जिनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो अनेक इच्छाओं को दबाने के कारण जब वो अलग हो गए, यानी एकाकी जीवन, एकल परिवार में आती हैं, तो वो कहते हैं कि उन रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को उनको एक बंधन जैसे लगते हैं कि जिनको उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था और ना चाहते हुए भी उनको उन्होंने निभाया। तो वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि जहाँ तक हो पाएगा मेरे बच्चे उन्हीं रीति रिवाजों को अपनाएंगे जहाँ तक उनसे हो पाएगा, जहाँ तक शोभित होगा, मतलब जहाँ पर सुशोभित, जहाँ तक उनको अच्छा लगेगा। जबरदस्ती का कोई भी रीति रिवाज, कोई भी ढकोसला, कोई भी आडंबर मेरे बच्चे वो नहीं अपनाएंगे। तो कई कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से यशोधर बाबू की पत्नी अपने आप को आसानी से अपने बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं और अपने आप को बच्चों के साथ समायोजित कर लेती हैं, और यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर पाते। तो इस आधार पे कहानी पढ़ करके आप उस प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, जो हुआ होगा वाक्यांश की छवियां बताइए। यह प्रश्न आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि जो हुआ होगा, यह यशोधर बाबू का बहुत ही महत्वपूर्ण तकिया कलाम है। बार बार प्रयोग किया हुआ, जो हुआ होगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो यशोधर बाबू जो वास्तविक यथास्थिति होती है या जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन की वो वो उसका निर्णय पे नहीं पहुंच पाते, तो वो यथास्थिति जैसी उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो वो कहते हैं जो हुआ होगा, मतलब कि हमको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता और हम उसके पीछे जान भी नहीं सकते, तो इसलिए जो यथास्थिति है उसको स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। वो जब किशनदा के विषय में स्मरण करते हैं तो उनको याद आता है कि किशनदा किस प्रकार बुढ़ापे के संदर्भ में आपस में बातचीत होती है और किस प्रकार उनका बुढ़ापा आया, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन अंत समय जब उनका है तो उनका कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो उनका बुढ़ापा कैसे बीता, जब वो गांव चले गए तो उनका जीवन कैसे बीता, इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी तो है नहीं। तो जो हुआ होगा ये मान करके, यथास्थिति जैसी भी रही होगी ये हम मान करके स्वीकार कर लेते हैं। और यह इस तकिया कलाम का प्रयोग उन्होंने कई बार किया। इसकी कई छवियां आपको देखने को मिलेंगी। जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई छवियां इसमें देखने को मिलेगी कि आप बार बार जो यशोधर बाबू इस बात का जिक्र करते हैं, जो हुआ होगा। कभी कभी क्या है, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को वहन ना करना पड़े, तो इस संदर्भ में भी वह जो हुआ होगा का तकिया कलाम का बहुत ही प्रमुखता के साथ
प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं जो हुआ होगा का अभिप्राय यह है कि जो एज इट इज यथास्थिति है उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना जो है वह जो हुआ होगा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है समहाउ इम्प्रॉपर कथन से यशोधर बाबू के किस व्यक्तित्व का पता चलता है। यह प्रश्न बहुत ही प्रमुखता के साथ बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि समहाउ इम्प्रॉपर का क्या अर्थ है और यह इस कहानी में किस तरह उपयुक्त बैठता है। तो समहाउ इम्प्रॉपर मतलब जैसे असहज या जो चीज़ें हो रही है वो ठीक नहीं है। चूँकि यशोधर बाबू पुरातन विचारधारा के थे, वो पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार या आधुनिकता के अनुसार अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते थे। उन्हीं पुराने रीति रिवाजों को जिनको लोग ढकोसला कहते थे उन जीवन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं वो जीवन मूल्य उनको नई सभ्यता के अनुसार जो अपने में परिवर्तन लाने से रोकते थे। उनके हृदय में पुराने जो विचार थे, पुरानी जो संस्कृतियाँ थी, वो संस्कृतियाँ पूरी तरह से रची बसी थी। वही संस्कृतियाँ, वही परंपराएं उनको पाश्चात्य सभ्यता में अपने में किसी प्रकार का चेंज करने की इजाज़त नहीं देती थी। तो यही कारण है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी लगती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी कुछ उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी स्थिति जो है आधुनिकता के हिसाब से है लेकिन हम लोग के समय में या हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, तो ये सारी चीज़ें उनको असहज सी लगती थी कि देखो पहले का ज़माना कितना अच्छा था, कैसे लोग दूसरे का सम्मान करते थे। आज जो है किस प्रकार जो है असंस्कृति का बोलबाला है, किस प्रकार बड़े जो है छोटे जो है बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें उनको खटकती रहती थी, तो इसलिए वो हर बार इस तकिया कलाम को बड़े ही प्रमुखता के साथ प्रयोग करते थे कि स्वभाव इम्प्रॉपर है। ऐसे आप कह सकते हैं कि एक बार जब लास्ट पूरी कहानी का जब अंत होता है तो बोलते हैं कि दूध लाने वाली बात होती है। जब बड़ा बेटा उनको गाउन गिफ्ट करता है तो उस समय बोलते हैं कि अगर उसकी जगह मेरा बेटा ये कह देता कि पिताजी आप दूध लाने मत जाया करिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बेटे ने ये ना कह करके ये कह दिया कि पिताजी आप ये पहन के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको स्वभाव इम्प्रॉपर लगती है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यशोधर बाबू की मार्गदर्शक किसनदाह थी, आपका मार्गदर्शन कौन है। ये प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे और इसका पहला जो है यशोधर बाबू के मार्गदर्शक किसनदाह थे। बताया कि जब मैट्रिक पास करके दिल्ली में आए थे तो उस समय उनको रहने का ठिकाना नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, तो जो है ऐसे समय बहुत ही कठिन समय था। उस कठिन समय में अगर किसी ने मार्गदर्शन किया तो वह थे किसनदाह। किसनदाह ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े ही लाड प्यार के साथ उनको अपने घर में स्थान दिया, पैसे भी दिए और जो है नौकरी भी लगाई और उसके साथ उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण झलक जो है यशोधर बाबू को यशोधर बाबू के जीवन को देखने से समझ में आता है। तो जो है पूरी तरह से या इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसनदाह की जो पूरी प्रतिछाया अगर कोई कहे यानी फोटोकॉपी अगर कोई कहे तो वह थे यशोधर बाबू। तो पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व, यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व है पूरी तरह किसनदाह के इर्द गिर्द ही घूम करके रहता है। और यशोधर बाबू किसनदाह का जो व्यक्तित्व है यशोधर बाबू को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लिया। उनका बोलने का, चलने का, उनके जीवन का दृष्टिकोण, सोचने का नजरिया, सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। इसी कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि वह हर चीज़ें उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी और वह अपने आप को ढाल सकने में असमर्थ, अपने आप को आधुनिकता के अनुसार ढाल सकने में असमर्थ थे। कहीं ना कहीं वो जो व्यक्तित्व का जो चोला था, जो किसनदाह के व्यक्तित्व का चोला था जो ओढ़ करके यशोधर बाबू बैठे थे, वो चाह कर भी वो चोला उनको जो है अपना रूप बदलने में जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से तो यशोधर बाबू को निसंदेह यशोधर बाबू के जीवन का मार्गदर्शन, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में जो यशोधर बाबू की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगला क्वेश्चन, आपके जीवन का मार्गदर्शक कौन है। तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता, आप अपने मन से बना सकते हैं। कोई माता को लिखेगा, कोई पिता को, कोई टीचर को, कोई अपने फ्रेंड को, जो भी आपके जीवन का मार्गदर्शक है। तो आपको अगर ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपकी माता जी ने
आपकी माता जी आपके लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में। अगला है वर्तमान समय की संरचना स्वरूप से जुड़े अनुभव बताइए कि आज का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें परिवार की संरचना किस प्रकार की है। जैसे संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, तो संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो यह सब जो है इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आजकल का जो दौर है वो एकल परिवार की ओर उन्मुख हो रहा है। पहले के समय का जो स्वरूप था, वो संरचना जो थी वो संयुक्त परिवार की थी। परिवार में एक साथ कई पीढ़ियां एक साथ जो है जीवन निर्वाह करती थी। तो बुजुर्गों का सम्मान करना, एक दूसरे को महत्व देना, उन रीति रिवाजों को, उन संस्कारों को जो है और उन उत्सवों को बड़े धूमधाम के साथ रुचिपूर्वक मनाया जाता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी होता था कि संयुक्त परिवार होने के कारण कुछ जो एक कमाने वाला रहता था, कई लोग बैठ के खाने वाले भी होते थे, मतलब अकर्मण्यता का भी उसमें जो है असर देखने को मिलता था। तो यह जो है संरचना आपको संयुक्त परिवार में देखने को मिली। लेकिन आज के दौर में एकल परिवार, हर व्यक्ति जो है एकल परिवार में केवल अपने अपना, तो जब कई पीढ़ियां एक साथ नहीं रहती तो उनका अंतराल भी देखने को नहीं मिलता। तो माता पिता, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे की शादी हुई तो वो अपने फैमिली लेके अलग हुए। तो इस प्रकार की संरचना जो है देखने को मिलती है। तो ऐसे समय में जो पीढ़ियों का जो प्रेम है, जो नैतिक मूल्य है, जो संस्कृतियां हैं, जो विचार हैं, वो धीरे धीरे लुप्त प्राय से होते चले जा रहे हैं। ये सब देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे। इसमें यह प्रश्न जो दिया गया, इस प्रश्न के 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या है कहानी की मूल हाशिए पर ढकेले जाती मानवीय मूल्य, पहला पीढ़ियों का अंतराल, या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एप्रोप्रिएट अगर आंसर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि इसमें पीढ़ियों का जो अंतराल है वो एप्रोप्रिएट आंसर, एकदम उपयुक्त आंसर है। क्या? पीढ़ियों का अंतराल। एक पीढ़ी है जो यशोधर बाबू, जो अपने आप को बूढ़ा मान चुके हैं, उसमें किसी प्रकार की जो है परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने किसनदाग का चोला ओढ़ रखा है, वो परिवर्तन नहीं होना चाहते। वो अपने आप को पहले से ही बूढ़ा मान रखे हैं, वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहते। उन रीति रिवाजों को, उन परंपरागत, उन नैतिक मूल्यों को वो अपने जीवन में इस प्रकार आत्मसात कर चुके हैं, रचा बसा चुके हैं, वो किसी प्रकार के परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। और एक दूसरा जो पीढ़ी है वो यशोधर बाबू के परिवार का, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, समाज के अन्य लोग हैं, जो आधुनिकता, हर त्यौहार को जो है दूसरे रूप में सेलिब्रेट करने के पक्षधर हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है दो पीढ़ियों के विषय में, दो पीढ़ियों की विचारधारा का जो आपस में द्वंद्व है। एक यशोधर बाबू है जो नई पीढ़ी के संस्कारों को, चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और जो भूषण या और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं वो उनके विचारों से, अपने पिताजी के विचारों से वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं होते। तो इस प्रकार आपसी जो टकराव, विचारोों का जो टकराव है, वो टकराव कहानी में शुरू से लेकर अंत तक चलता रहता है। तो यह इस प्रकार इस वितान जो है आपका जो पहला लेसन था सिल्वर वेडिंग, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आज आप लोगों को बताया, देख लीजिएगा। और बुक से देख करके आप अपने शब्दों में इसका प्रश्नोत्तर लिखने का प्रयास करें। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जो आप यहाँ पे आपको स्वयं करना है। जैसे अपने घर, विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण है। तो ऐसे कई प्रश्न इसमें दिए हुए हैं जो एग्जाम इससे रिलेटेड, मतलब वितान से एक साथ 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लेसन से। तो जैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला, यशोधर बाबू का मार्गदर्शन किसनदाग थे तो आपका मार्गदर्शन कौन है। मतलब लाइफ जीवन से रिलेटेड एग्जाम्पल कि अगर आप ऐसे सिचुएशन, अगर यशोधर बाबू की जगह आप होते तो आप क्या करते, या भूषण की जगह आप होते तो आप अपने आप को किस प्रकार जो है परिस्थिति के अनुसार समायोजित करते। तो इस सब आधार पर जो है इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे यह कहानी की मूल संवेदना आप किसे कहेंगे, मतलब 3 हमने ऑप्शन दिया, इन 3 ऑप्शन से के अकॉर्डिंग आपके अनुसार कौन सा अप्रोप्रिएट है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये संरचना का स्वरूप, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए और याद करिए। धन्यवाद।